हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों चलते हैं आज क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। इसमें दोस्तों 100% VBI जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो ऑब्जेक्टिव होने करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों आज चलते हैं, पहले थोड़ा सा दोस्त थ्योरी समझ लेते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं दिखा इससे पहले वाले तो दोस्त हमारा वीडियो एक वास्तविक संख्या पे और द्विघात समीकरण पे, द्विघात बहुपद पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वो देख लेना। उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों। देखो नाम से स्पष्ट है दोस्त, दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो देखो नाम से स्पष्ट है दो चर वाली। दो चर, चर किसको कहते हैं? चर कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, यानी x और y। तो दो चर वाली होना चाहिए। देखो दो चर है x और y, दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक, रैखिक मतलब होता है अधिकतम घात एक होना चाहिए। देखो दो को चर है x और y और अधिकतम घात एक एक है, ये कहलाएगा दो चर वाली रैखिक। जैसे ही जीरो के बराबर करेंगे तो ये कहा जाएगा समीकरण। तो दोस्तों बहुत आसान है कि दो चर वाली रैखिक मतलब अधिकतम घात एक होना चाहिए और जीरो के बराबर मतलब समीकरण। जैसे इसको जीरो के बराबर करेंगे तो हो जाएगा दो चर वाली रैखिक समीकरण। दोस्त दो चर रैखिक समीकरण में कोई दिक्कत नहीं। अब जब दो को लिखेंगे, देखो ये पहला समीकरण है, अगर इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको मान लेंगे a1 b1 c1। अब इसी तरीके से दूसरा मानेंगे तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। जब दोनों समीकरण को दोस्त एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलेंगे समीकरण युग्म। दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, इसको बोलेंगे समीकरण युग्म। जब दो चर वाली समीकरण युग्म, जब दो चर वाली रैखिक समीकरण को यानी दो को एक जगह लिख देंगे तो वो कहलाएगा दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। देखो समीकरण युग्म लिख दिया हम। अब दोस्तों समीकरण युग्म को हल करने का पहले समीकरण युग्म का प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों इसमें देखना, पहले हम थोड़ा सा जो थ्योरी है उसकी थ्योरी कर देते हैं, फिर इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का प्रकार, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का प्रकार। युग्म का प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस पेयर, इंग्लिश में कह सकते हैं। अब यहाँ पे दो चर रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संगत, पहला होता है संगत या इसी का दूसरा नाम है अविरोधी, अविरोधी समीकरण युग्म। इसी को तुम कह सकते हो कंसिस्टेंट। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब दूसरा समीकरण युग्म जो होते हैं दोस्त असंगत समीकरण युग्म, असंगत। इसी का हम दूसरा नाम लिख सकते हैं विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म। और इसको कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं। अब तीसरा समीकरण युग्म जो है, दूसरा है असंगत या विरोधी समीकरण युग्म और तीसरा जो है इसका प्रकार दोस्तों समपाती कर सकते हैं, समपाती समीकरण युग्म, समपाती समीकरण युग्म। इस तरीके से तीन समीकरण युग्म होते हैं दोस्त। और समपाती समीकरण को तुम ओवरलैपिंग लीनियर इक्वेशंस, ओवरलैपिंग लीनियर इक्वेशंस पेयर कर सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं इसको, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक। अब दोस्तों देखो दो चर रैखिक समीकरण युग्म तीन प्रकार का, संगत, इसका दूसरा नाम अविरोधी, इसको इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहेंगे, असंगत, विरोधी, इनकंसिस्टेंट, समपाती समीकरण युग्म, ओवरलैपिंग कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें कह सकते हैं क्या, पहला को हम अगर डिस्कशन करेंगे तो इसी डिस्कशन से ऑब्जेक्टिव निकल के आता है और वो 100% रहेंगे। देखो संगत समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो इस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है कि किस समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे? संगत समीकरण युग्म का। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इससे क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि समीकरण संगत समीकरण युग्म का शर्त लिखे। कौन सा शर्त है? इसका समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म का जो शर्त होता है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये दूसरा क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन एक और आ सकता है कि किस समीकरण युग्म का जो है ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो कौन सा समीकरण युग्म हो गया? संगत हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया निकल करके। अब चौथा क्वेश्चन है कि दोस्त इसमें पूछ सकता है कि समीकरण युग्म मतलब संगत समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को डैश बिंदु पे प्रतिच्छेद करते थे, एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कितना हल होते हैं? एक हल होते हैं।
तो इस तरीके से संगत समीकरण युग्म में इतनी क्वेश्चंस बनाई जा सकती है। ठीक, तो चलते हैं आप दोस्त, संगत समीकरण युग्म तो समझ गए। इस समीकरण युग्म का ग्राफ जो होते हैं एक बिंदु को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए एक हल होता है। ठीक है, और इस समीकरण युग्म का जो शर्त होते हैं a1/a2 does not equal to b2 does not equal to c1/c2 होती है। इतना याद रखेंगे तो बस इससे जितना भी क्वेश्चन बोले हैं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का, उस टाइप का ऑब्जेक्टिव इसमें आती है। अब चलते हैं दोस्त दूसरा क्वेश्चन, असंगत समीकरण, यानी असंगत से कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। देखो असंगत समीकरण युग्म जो होते हैं, इस समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। इस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होते हैं एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, जिस वजह से एक दूसरे को कहीं नहीं काटते, इसीलिए कोई हल नहीं होता। जब इसका शर्त का बात किया जाए तो इसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये याद रखना है। अब देखो दोस्त, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे निकल के सामने आ सकता है कि इसमें पूछ देगा कि किस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता है वो, या किस समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण एक समांतर रेखा होती है, तो हो जाएगा असंगत समीकरण युग्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा समीकरण है कि किस समीकरण युग्म का हल कोई भी नहीं होता, यानी किस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, असंगत समीकरण युग्म। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि किस समीकरण युग्म का शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं, तो असंगत समीकरण युग्म। यानी इस तरीके से 3 क्वेश्चन इसमें मिनिमम हो सकता है। अब इसमें देखो, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा जो है संपाती समीकरण युग्म। दोस्त जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ कि इसके शर्त पे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब देखो संपाती समीकरण युग्म, संपाती समीकरण युग्म। देखो संपाती समीकरण युग्म किसको कहते हैं, पहले संपाती समीकरण युग्म समझना है। इस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं। यानी जैसे मान लो ये समीकरण युग्म है, ठीक है, अगर मान लो ये संपाती समीकरण युग्म है तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इसी लाइन पे आ जाएंगे, और इसका भी ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इसी लाइन पे आ जाएंगे। यानी एक दूसरे को अनंत बिंदु पे छूती है। यानी संपाती समीकरण युग्म का जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को अनंत बिंदु पे छूती है, इसीलिए इसका अनंत हल होता है। ठीक, अब इसका शर्त का बात की जाए तो इसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये शर्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो दोस्त, इससे क्वेश्चंस कैसे निकल के सामने आ सकता है। पूछ देगा तुमसे कि किस समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण संपाती होती है, या आलेखीय निरूपण ओवरलैप हो जाती है, या आलेखीय निरूपण एक दूसरे को ढक लेती है, तो कौन सा आ जाएगा, संपाती समीकरण युग्म। इसमें क्वेश्चन आ सकता है किस समीकरण युग्म का अनंत हल होता है, तो संपाती समीकरण युग्म। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस समीकरण युग्म का शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो संपाती समीकरण युग्म। तो इस तरीके से दोस्त अभी हमने क्या देखा कि 4 क्वेश्चन इसमें हो गया, यानी 3 क्वेश्चन इसमें भी मान लो, 3 क्वेश्चन इसमें भी मान लो, और 3 क्वेश्चन इसमें भी मान लो, तो टोटल 9 ऑब्जेक्टिव इससे आ सकती है। ठीक दोस्त, अब चलते हैं इसके प्रतिस्थापन विधि, कौन कौन सी विधि होती है इसको हल करने के लिए, उस पर चलते हैं। अब दोस्त चलते हैं अभी क्या पढ़े हम, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले क्या पढ़े कि समीकरण युग्म कितना प्रकार का होता था, और उस प्रत्येक 3 प्रकार का होता था, संगत, असंगत, संपाती, और प्रत्येक में 3-3 क्वेश्चन बताए, टोटल 9 क्वेश्चन। अब चलते हैं इसका समीकरण युग्म को हल करने का प्रकार, यानी समीकरण युग्म को हल करने की विधि, यानी रैखिक समीकरण, 2 चर वाली रैखिक समीकरण, 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विधि, हल करने का विधि। देखो दोस्त, विधि 2 चर वाली रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, तो ये 4 तरीके से हल की जा सकती है। देखो पहला मेथड क्या है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, या इसी का दूसरा नाम है प्रतिस्थापन कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, इसी का दूसरा नाम है विस्थापन विधि भी कह सकते हैं, विस्थापन विधि भी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेथड कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, अब दूसरा है इसका, दूसरा है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। दूसरा विधि जो है समीकरण युग्म को हल करने का, विलोपन विधि, या इसी का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन
मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब तीसरा जो है विधि वो है वज्र गुणन विधि। कौन सी है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरीके से 3 विधि हो गया। और चौथा विधि है एक ग्राफीय विधि, यानी आलेख्य निरूपण विधि। इसको इंग्लिश हिंदी कह सकते हैं आलेख्य निरूपण विधि। आलेख्य निरूपण विधि, और इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं हम ग्राफीय मेथड। ग्राफीय मेथड, ग्राफीय मेथड। इस तरीके से 4 विधि है समीकरण युग्म को हल करने का। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चंस नहीं बल्कि इसका टाइप्स है। ये तो थ्योरी है, हम थ्योरी है तो अभी बताने जा नहीं रहे हैं। दोस्तों हम क्या लिखे, देखो 100% VVI ऑब्जेक्टिव, किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आ सकता है वो हम बताएंगे। इसको दोस्तों हम साफ करने जा रहे हैं। अगर आपको पेन कॉपी आपके पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो दोस्तों उसको उतार ले। बस हम इस टाइप पे ऑब्जेक्टिव करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। दोस्त अभी जो बता दिए मैंने कि संगत समीकरण, असंगत असंगत समीकरण, संपाती समीकरण, और तीनों में जो प्रत्येक 3-3 क्वेश्चन बने उसको गौर से सुनना, और उसी 9 में से ऑब्जेक्टिव 100% मैं गारंटी के साथ बता। तो दोस्तों चलते हैं इसमें। देखो दोस्त, इसमें क्वेश्चन जो आ सकता है इसके अलावा जो 3 या 9 क्वेश्चन बताए हैं संगत में, असंगत में, संपाती में, उसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि किस समीकरण नियम का आलेखीय निरूपण एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या संपाती होगी। तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए दोस्त ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो इक्वेशन, और इसको कैसे सोल्व करना है, तो सोल्व करना है क्या, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। दोस्तों हम तीनों का संगत, असंगत और संपाती तीनों का शर्त बताए थे कि संगत समीकरण का ग्राफ क्या होता था, एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती थी। तो इसका शर्त होता था A1/A2 बराबर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जबकि असंगत समीकरण का ग्राफ कैसा होता था, एक दूसरे के समांतर हो जाती थी, इसलिए एक दूसरे कहीं नहीं कट करती थी, इसीलिए उसका कोई हल नहीं होता था। और उसका शर्त क्या होता था, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जबकि संपाती समीकरण का ग्राफ क्या होता था, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती थी, यानी एक दूसरे को अनंत बिंदु पे छूती थी, इसलिए अनंत हल होता था ना। और उसका शर्त क्या होता था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। उसी शर्त को ध्यान में रखते हुए A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। अगर देखो तीनों समान नहीं है ना, देखो ये A1/A2 इतना आ गया, B1/B2 इतना आ गया, C1/C2 इतना आ गया, तो कोई तो किसी से समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो यहाँ पे कौन सा लागू हो जाएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कोई किसी के बराबर नहीं है। तो जब इस तरीके के होंगे तो कौन सा समीकरण युग्म होगा, तो संगत समीकरण युग्म होगा। और संगत समीकरण युग्म है जिसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होता है, एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए कौन सा समीकरण युग्म का ग्राफ हो जाएगा, ये कौन सा समीकरण युग्म हो जाएगा, तो संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं, अगर मान लो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर डज नॉट इक्वल टू C1/C2 ऐसा आ जाता, तो इसका मतलब है कौन सा समीकरण, इसका मतलब है असंगत समीकरण। उसी को घुमा घुमा करके बोल सकता है असंगत समीकरण युग्म। और असंगत समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होता है, समांतर हो जाता है। तो पूछ देगा किसका इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पहले चेक करना पड़ेगा, ऐसे करके निकाल करके कौन सा समीकरण युग्म है और असंगत है, इसका मतलब इसका ग्राफ समांतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आ जाएंगे, मान लो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस तरीके का आ जाएंगे तो इस शर्त को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि ये कौन सा समीकरण युग्म का शर्त है, संपाती समीकरण युग्म का शर्त है। और जब संपाती है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप यानी एक दूसरे को ढक लेंगे, तो इस तरीके से अनंत हल हो जाएंगे। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो तीनों तरीके का हम एक ही क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप पसंद किए हो, तो दोस्त प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज, और इस वीडियोस को शेयर जरूर करना। और दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका सपोर्ट रहेगा मुझे, तो हम 100% आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव सजेस्ट क्वेश्चंस हर एक चीज आपको देते रहूंगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।